नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई फिर तेज हो गई है। पूरी दुनिया की नजर उस पर लगी है। रूस को बैकिंग देने की स्थिति में इस समय चाइना जिस हद को पार कर रहा है, अमेरिका की त्योरियां चीन पर चढ़ी हुई हैं और इधर चीन गाहे बगाहे अपने फितरत से बाज नहीं आ रहा है और अब उस लद्दाख के परिक्षेत्र में जहां उसने पिछले 1 से 1.5 सालों में कई बार हरकत करने की कोशिश की और उसे बड़ा जवाब मिला, अब खबर यह आ रही है कि चीन हरकत से बाज नहीं आ रहा है और गर्मियों की शुरुआत जिस अंदाज में हुई है, लद्दाख रीजन से एक बार फिर थोड़ी चौंका देने वाली खबर है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, और वो बड़ी खबर यह है कि चीन एलएसी से सटे इलाकों में एक ऐसी गतिविधि कर रहा है जिस पर रोक लगाने की दरकार है। पूर्वी लद्दाख के एलएसी से बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि कई ऐसे मोबाइल टावर्स एस्टैब्लिश कर रहा है चीन जो भारत के लिए खतरे का संकेत हो सकता है। एलएसी पर दूर संचार नेटवर्क को मजबूत कर रहा है चीन, एक बड़ी जानकारी। और चीन के कब्जे वाले क्षेत्र से सामने आई 3 नए मोबाइल टावर लगाए जाने की तस्वीरें, और इन तस्वीरों को भारतीय परिक्षेत्र से बाकायदा लिया गया है और उसको साझा किया गया है। चुशूल इलाके के पार्षद कोनचोंग स्टैंजिन ने साझा की है मोबाइल टावरों की तस्वीरें। चुशूल के पार्षद कोनचोंग स्टैंजिन ने इन मोबाइल टावर्स की तस्वीरें साझा की हैं, तो दूर संचार नेटवर्किंग को और ज्यादा मजबूत बना रहा है। पैगोंग झील पर जिस तरीके से चीन ने कोशिश की है कि वहां पर बाकायदा पुल बनाए जाएं, एक तरीके से आर्मी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपने स्थिति को विवादास्पद क्षेत्र में बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा है और भारत पर नजरें गड़ी हुई हैं। उन परिस्थितियों में जबकि चीन ये जानता है कि आने वाले किसी भी समय अमेरिका का कोपभाजन उसे बनना पड़ेगा, और इन परिस्थितियों में चीन के विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा की तो दोस्ती बढ़ाने के कई संकेत और झांसे में लेने की कोशिश की, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय और भारतीय राजनयिक मिशन के तहत जिस तरीके से उनको टैकल किया गया और प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात तक भी नहीं की, इससे इतना तो साफ है कि चीन का मंतव्य हम समझ रहे हैं और समझ लेना चाहिए, क्योंकि एक तरफ दोस्ती की बात, एक तरफ पंचशील सिद्धांतों के आधार पर बदले हुए परिस्थितियों में बिजनेस को बढ़ाने की बात, और दूसरी तरफ वो लद्दाख का क्षेत्र जो भारत का है, वो परिक्षेत्र जो विवादास्पद है, न सिर्फ वहां पर अपने आप को चीन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इस मजबूती के जरिए भारत को समय आने पर एक बड़ा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। क्या है इसके मायने, हम आपको जरूर बताएंगे, और इसके संदर्भ में क्या है विशेषज्ञों की राय। आज हमारे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि चीन की रणनीति क्या है और उसकी इस रणनीति को किस तरीके से कुंद किया जा सकता है ताकि चीन अपने औकात में रहे। बहुत बहुत स्वागत शैलेंद्र सर आपका। शैलेंद्र सर, चुशूल एरिया से जो तस्वीरें साझा की गई हैं, ये किस बात की ओर संकेत कर रही हैं? देखिए, अगर सिर्फ आपके सवाल का जवाब दूंगा तो शायद मुझे लगता है कि वो बड़ा संक्षेप में हो जाएगा, तो पहले मैं वही कर देता हूं। जब चीन किसी भी तरह का कहीं कोई एक्शन करता है, उसके पीछे कोई ना कोई इरादा जरूर है, और उसका बेसिक कैरेक्टर है एक्सपेंशन का, उसका बेसिक कैरेक्टर है बिजनेस का, उसका बेसिक कैरेक्टर है कि विवाद एक छोटा सा क्रिएट करके छोड़ दो, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद उसी जगह को क्लेम कर लो। और मैं नहीं कहूंगा कि भारत में हमें ये पंगा लेने की आदत है। चीन का विवाद 23 कंट्रीज के साथ चल रहा है। चलिए, मुझे समझ आता है कि कहीं पर आपका विवाद चल रहा है क्योंकि आप उनके साथ समुद्र तल को कहीं शेयर कर रहे हैं, एक साइड और दूसरे साइड, कहीं आप लैंड में शेयर कर रहे हैं, तो भी समझ आता है। जिन कंट्रीज के साथ किसी तरह का कोई लैंड डिस्प्यूट ना होना हो, वो वहां पर भी डिस्प्यूट कर देता है कि आपके फला फला टापू पर हमारा हक है, क्योंकि हमारा हिस्ट्री बोलती है कि हम वहां थे।
मुझे लगता है कि अब दुनिया को और स्पेशली भारत को एक नए तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि चीन को चीन की ही लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। जैसे हमने पाकिस्तान को काफी दिन से पाकिस्तान लैंग्वेज में कुछ समझाया है, तो वहां हड़कंप मचा हुआ है इतने सालों से। सो अब बारी है चीन की, क्योंकि हम चीन के साथ जो भी हमारे इकोनॉमिक रीजंस हो, हमारे कंस्ट्रेंट्स हो, जो हमारी इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, स्ट्रेटेजिक हो, वगैरह वगैरह, उनको एक तरफ रखते हुए हमें एक एग्रेसिव पोस्चर जरूर दिखाना पड़ेगा। देखिए, जब तक हम ये करेंगे कि चीन पहले सामने आएगा, पेंगेंगसो में कुछ करेगा, फिर हम उसे धकेल के बाहर कर देंगे। भाई, धकेल के बाहर कर दिया तो उसमें आपने कौन सी बड़ा काम कर दिया? आपने अपनी जमीन तो ली है। सही बात है, सही बात। भाई, कोई एहसान थोड़ी ना कर दिया आपने चीन के ऊपर। मैं तो कह रहा हूँ उल्टा, चीन के ऊपर आपने एक फेवरेबल वो कर दिया कि बातचीत कर कर आपने उसे समझा दिया कि नहीं साहब, आप या तो पीछे हट जाइए, नहीं तो हमें कुछ करना पड़ेगा। वो नहीं हटे तो 1 2 3 4 5 6 7 बार वार्ता हुई, नहीं हटे। तो हमने क्या किया? हमने एक तरफ से चढ़ना शुरू किया, दूसरी तरफ से चीन ने चढ़ना शुरू किया, और ब्लैक टॉप के ऊपर हम उससे 2 घंटा पहले पहुंच गए। और हम उस पर 2 घंटा पहले पहुंचने की वजह से पूरी की पूरी कैलाश रेंज हमारे हाथ में आ गई। अब चीन को लगा कि ये कैलाश रेंज से पूरा मोल्डो गैरिजन, मेरा सब कुछ दूर दूर तक देख सकते हैं, पूरा ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं। फटाफट मान गया कि हाँ जी, मैं वापस जा रहा हूँ जी। लेकिन सिर्फ उस इलाके से वापस जा रहा हूँ। और वैसे मैं आपको बता दूं, चीन की ये फितरत रही है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। देखिए, डिफेंस में हमें दूसरे दुश्मन देश की स्ट्रेटजी को अच्छी चीजों को जरूर समझना चाहिए जी। हम पाकिस्तान के साथ अटके रह गए। वहां चीन ने क्या किया? सिरिजाप 1 से लेके सिरिजाप 2 तक एक सड़क बना ली। सिरिजाप 1 और 2 के बीच में सड़क बनाने का मतलब हो गया कि उनकी मूवमेंट फास्ट हो गई। उस मूवमेंट को फास्ट करने की वजह से क्या हो गया कि वो पेंगेंगसो पर फिंगर 8 से लेके 5 के बीच में आना उसके लिए और तेज हो गया। सो सीधा है। जबकि उसने सिरिजाप 1 से सिरिजाप 2 की जो सड़क बनाई थी, वो तकरीबन 3 4 5 6 साल पहले बनाई थी। बट स्ट्रैटेजी देखिए, मैं समझाने की कोशिश। आज जब आप सवाल उठाते हैं कि वो LAC के पास पिलर्स खड़े कर रहा है, एंटीनास लगा रहा है, कम्युनिकेशन टावर लगा रहा है, चलिए मान लेते हैं आपका। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है कि हम हमेशा कहते हैं वो अपने एरिया में लगा रहा है। हम इस बात पर अटक जाते हैं, क्यों? हमारे देश का कैरेक्टर नहीं है कि भाई हम दूसरे के। सिरिजाप 1 सिरिजाप 2 चाइना के पास है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमने उसे सड़क बनाने दी, हमने नहीं सोचा। मुझे आप एक बात बताइए, आज की तारीख में अगर हमारे पास तिब्बत के लीडर दलाई लामा साहब हमारे पास हैं, तो तिब्बत के ऊपर उनके क्लेम के ऊपर हम क्यों नहीं खुलकर आते और डिमांड करते हैं चाइना से, यूनाइटेड नेशन से, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट से, कि भाई साहब तिब्बत में ये इनकी जगह इनको दी जाए वापस। हम कहते हैं ये उसका इंटरनल मामला है जी। सो सिमिलरली ये जो टावर बनाए जा रहे हैं, मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगा, अनफॉर्चुनेटली चाइना के जमीन पर बनाए जा रहे हैं। ये बात सही है, ये हमारे वाली डिस्प्यूटेड जमीन पर नहीं बनाए जा रहे जी। सीधी सीधी बात। हम जैसे मैंने पेंगेंगसो बोला, पेंगेंगसो 5 जो है वो हम कभी भी कब्जा नहीं करते थे जी जी जी। पेंगेंगसो में भी 4 से लेके 8 के बीच में हम पेट्रोलिंग करते थे, वापस आ जाते थे। वो भी पेट्रोलिंग करते थे वापस। एक दिन वो आए और 5 के ऊपर बैठ गए, सीधी सीधी बात है। लेकिन वहां ये एक्सेप्टेड नॉर्म था कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हम आपस में बैठ के बात करेंगे इसके ऊपर। अब आगे बात टावर की। चीन का अगर आप पिछले 2018 से आगे का देखें, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, उनके डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं, वर्ल्ड के डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं, CIA के डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं, सैटेलाइट इमेजरी बोल रही है। चीन ने सबसे ज्यादा अगर प्रोग्रेस करी है तो वो सर्विलेंस के ऊपर करी है, कम्युनिकेशन के ऊपर करी है, और स्पेस में, स्पेस सर्विलेंस में इस समय, हालांकि यूएस मानता नहीं है, लेकिन चाइना इज एक्चुअली नंबर 1। ओके जी। जिस तरीके की उन्होंने, देखिए पहले 10 कंट्रीज अगर हम लें स्पेस सर्विलेंस की, तो इंडिया उसमें नहीं आता। इंडिया मेरे ख्याल 21 या 22वीं जगह पर आता है।
लेकिन पहली जो जगह है वो यूएस क्लेम करता है हमारी है और चाइना क्लेम करता है हमारी। लेकिन यूएस भी एक्नॉलेज करता है कि यूएस के पास सेकंड पोजीशन चाइना की है। और पिछले 4 साल चाइना ने इतना कुछ किया है स्पेस में, सर्वेलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दुनिया की हर जगह पर नजर रख सकता है। जी। क्यों? क्योंकि उसने इस चीज को अब प्रायोरिटी दी है। देखिए पिछले 30 साल से चीन ने प्रायोरिटी किसको दी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दी। और आज की तारीख में पूरी दुनिया सलामी बजा रही है, चाहे कितनी लड़ाई कर ले, इंक्लूडिंग इंडिया। मैं अपनी कंट्री का भी लेता हूं कि हम उससे कितना लोहा ले लें, कितना हम उसे क्रिटिसाइज कर लें, मीडिया में उसको नंगा कर दें, सब कुछ कर दें, लेकिन इकोनॉमिकली आज की तारीख में अनफॉर्चुनेटली हमारा पलड़ा थोड़ा कमजोर पड़ता है। हमें उनसे काफी कुछ लेना है। हमारा ट्रेड इम्बैलेंस अनफॉर्चुनेटली उनके फेवर में। इसलिए आज की तारीख में जब एलएसी पर इतना कुछ हुआ है तो भी हमारा ट्रेड तो बंद नहीं हुआ है, ट्रेड तो चल रहा है, उल्टा बढ़ा है। ये मैं नहीं बोल रहा, रिकॉर्ड बोल रहे हैं, डाटा बोल रहे हैं, आंकड़े बोल रहे हैं। सो आप जब कम्युनिकेशन टावर्स और सर्वेलेंस टावर्स की बात करते हैं, ये एक्चुअली एक ही चीज है। नाम कम्युनिकेशन टावर दिया जाता है, होता सर्वेलेंस। जी जी। कुछ आवाज में समस्या आ रही है? नहीं, मेरे को बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। तो ये जो आपने समझाने की कोशिश की है, इसका मतलब है जैसे कि इकोनॉमिक तौर तरीका भी जो उनका है और जिस तरीके का उनका बिहेवियर है और जो उस राष्ट्र का, चीन के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, जो उसका चरित्र है, ये तो जाना समझा गया है। और बदली हुई परिस्थितियों में और जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो वर्तमान बन रहा है, उसमें चीन ने जिस तरीके से रूस की तरफदारी की है, अब ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर यही सब मुद्दे रहें और कोई विवाद का विषय सीधा सीधा चीन और भारत का हुआ, तो रूस से हम जो अपेक्षा कर रहे हैं, क्या वो अपेक्षा पर खरा उतरेगा रूस? 3 चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए हमारे देश को। हमें अच्छा लगे बुरा लगे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये 3 चीज हमारे देश को क्लियर रहनी चाहिए, हर देशवासी को। पहली बात, चीन ने रशिया के साथ क्या किया वो उसका इंटरेस्ट है। मैं रशिया के साथ वो करूंगा, मैं यूक्रेन और पूरी दुनिया के साथ वो करूंगा एज भारत, जो मुझे ठीक लगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस पर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हूं कि यूएस बोलेगा इसलिए मैं रशिया के खिलाफ जाऊंगा, या चीन बोलेगा कि मैं रशिया के फेवर में हूं इसलिए मैं चुपचाप उसके पीछे। मैं पाकिस्तान नहीं हूं। बिल्कुल। मेरा कैरेक्टर अलग है, पहली बात। दूसरी बात आपने बोली, ये तय समझिए, ये मेरे खून से लिखवा लीजिए, चीन के साथ मेरे डिफरेंसेस होंगे ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो क्यों, मैं कहता हूं चलिए आज हम, भारत अपनी बहुत बड़ा दिल दिखाता है कि चलिए कोई बात नहीं, एलएसी पर आपने करा, हमने आपको इग्नोर कर दिया, हम अपना नॉर्मल बिजनेस करते हैं, कोई बात नहीं। आप तो करना चाहते हैं, लेकिन चीन आपको कॉम्पिटिटर मानता है। उसे मालूम है कि अगर भारत जिस स्पीड पर चल रहा है, अगर इसे चलने दिया तो ये मेरे को से आगे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास भी मार्केट है, भारत के पास भी मार्केट है, और पूरी दुनिया आजकल मार्केट ढूंढ रही है। सीधी सीधी बात है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा सीधा सुलझा हुआ कमेंट है मेरा ये। तो आप अगर चीन को इस समय 1 सेकंड को इग्नोर भी कर देंगे तो चीन आपको इग्नोर कभी नहीं करेगा। वो हमेशा चाहेगा कि आप किसी ना किसी विवाद में पाकिस्तान के साथ अटके रहें, चाइना के साथ अटके रहें, सो दैट आप अपनी मिलिट्री को अपग्रेड करें, आप नए जहाज खरीदें, आप अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको बढ़ाएं। इस सब में पैसा लगेगा, और ये पैसा कहां से आएगा? ये आपकी इकोनॉमी से आएगा। भारत नहीं, पूरी दुनिया में डिफेंस इंडस्ट्री में जो पैसा डाला जाता है वो इसीलिए लोगों को लायबिलिटी लगता है, क्योंकि वो प्रोडक्टिव नहीं दिखता है। चाइना एक अकेला बढ़िया कंट्री है, यूएस की तरह स्मार्ट कंट्री है, जो सारा पैसा डालता है और उसको डिफेंस इंडस्ट्री के नाम से बेचता है। जब तक आप बेचेंगे नहीं, आप अपना डिफेंस बजट हमेशा ओवरऑल देश के बजट के ऊपर बोझ की तरह दिखाई देंगे। बोझ होता नहीं है, लेकिन दिखाई देंगे, मेरा कहने का मतलब। क्योंकि फौज अपने आप में एक बहुत बड़ा असेट है।
ये लाइबिलिटी सिर्फ पैसों के टर्म्स में है कि इसमें हमें पैसा डालना पड़ता है। जी। सो आप ये तय मानिए कि चीन के साथ विवाद हमारा चलता रहेगा। क्यों? आप अपना कैरेक्टर कुछ भी रखिए, चीन का कैरेक्टर नहीं बदलेगा। वो विस्तारवाद में विश्वास करता है। वो चाहता नहीं है कि भारत इकोनॉमिकली डेवलप करे। इकोनॉमिकली डेवलप ना करने का सस्ता सुंदर टिकाऊ है कि उसको बोलो भारत को कि फौज के ऊपर पैसा खर्च कर। सो ये बड़ी क्लैरिटी है। अब आगे बात कि अगर हमारा चीन के साथ लड़ाई होती है या मतभेद होता है तो रूस किसके साथ खड़ा होगा? चलिए कोई बात नहीं, रूस क्यों आप ले रहे हैं? यूएस किसके साथ खड़ा होगा? भाई यूएस तो क्लियर कट चाइना के अगेंस्ट है। यूएसए यूक्रेन वॉर में भी रूस के बिल्कुल क्लियर कट खिलाफ है। खिलाफ है तो यूक्रेन में फौज क्यों नहीं भेजी? यूक्रेन में आपने अपने F-16 क्यों नहीं भेजे? यूक्रेन में आपने अपने टैंक क्यों नहीं भेजे? आप सिर्फ मिसाइल भेज रहे हो। दैट मीन्स डिफेंसिव, कि आपकी जो रक्षात्मक रणनीति है वो बढ़ी रहे, लेकिन अटैकिंग ना बढ़ जाए। क्योंकि अगर अटैकिंग बढ़ गई तो वो देश इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाएगा जी। झगड़ा बढ़ जाएगा। आप झगड़ा बनाना भी नहीं चाहते हैं, आप झगड़ा लंबा करना चाहते हैं। आप ये कौन सी मिसाइल दे रहे हैं? कोई लेटेस्ट वाली मिसाइल दे रहे हैं क्या? आप वो मिसाइल दे रहे हैं जो आपकी काफी पुरानी हो गई हैं। और आप पैट्रियट मिसाइल कौन सी नई है? स्टिंगर मिसाइल कौन सी नई है? जेवलिन मिसाइल कौन सी नई है? ये वॉर में टेस्टेड मिसाइल्स हैं जो अगली वॉर के लिए ये फिर से दे रहे हैं कि चलिए जी इसकी मार्केट और चले। अगर ऐसा है तो यूएस क्या भारत में अपनी फौज भेजेगा चाइना के खिलाफ? जी। क्या अपना एक भी जहाज हमारे ऊपर से उड़ाएगा? क्या हमें सैटेलाइट इमेजरी, अगर वो नंबर 1 है स्पाइंग में और सब में, क्या वो हमारे साथ शेयर करेगा? कंटिन्यूअसली शेयर नहीं करेगा, पार्ट में करेगा। कोई एक फोटो दे दिया, 2 फोटो दे दिया, 10 फोटो दे दिया, जिससे इंडिया उसके तरीके से चलता रहे, इंटरेस्ट बना रहे। अब आगे रशिया की बात। भाई आप एक बात बताइए, कब तक हम बच्चों की तरह रशिया की उंगली पकड़कर चलेंगे? मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। भाई 70 साल हो गए, उसने आपको सपोर्ट कर दिया, अब आप अपने पैरों पे खड़े होने में सक्षम हैं। क्या आपको लगता है कि हम उंगली पकड़ के चलने की कोशिश कर रहे हैं? आज की तारीख में हमने उंगली पकड़ना छोड़ दिया है। जी। आज की तारीख में जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज हम रशिया से भी जब बात करते हैं तो हम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे करते हैं, ब्लॉक के हिसाब से नहीं, नॉन अलाइनमेंट के हिसाब से नहीं। मुझे चाइना सूट कर रहा है ट्रेड में, मुझे करना पड़ता है ट्रेड। मुझे पाकिस्तान सूट करता है बॉर्डर से, ट्रक इधर से उधर निकालना है, मैं वहां भी ट्रेड कर रहा हूँ, कम या ज्यादा एक अलग बात है। मेरे को यूएस की टेक्नोलॉजी चाहिए। पिछले 10 सालों से कोशिश हो रही है कि हमारे रिलेशन अच्छे से और अच्छे हो जाए। यूएस भी कोशिश कर रहा है कि हमारी मार्केट इस्तेमाल हो जाए। अदरवाइज आप बता दीजिए 2+2 में आज तक प्रेसिडेंट नहीं आया, इस बार क्यों आ गया? ये सीधा क्लियर कट इंडिकेटर है कि हाँ जी, रशिया से बदले में हम आपके ज्यादा रिलायबल हैं। आपके दिलीप सिंह जी आए, वो काफी कुछ बोलकर चले गए, वहां के जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और फिर जवाब भी मिला उनको? नहीं, मैं तो देखिए वो बोलकर चले गए, बहुत बढ़िया, लेकिन हमने अपने तरीके से बताया है कि ठीक है भाई, आपकी सोच, क्योंकि आज आपको अपने यूएसए को एडवाइस करना है, आप अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने हिसाब से नहीं चलूंगा। S-400 आपने, पूरी दुनिया ने, पाकिस्तान ने चिल्ला कर बोल लिया कि ये लेने से यूएस नाराज हो जाएगा, करने नहीं देगा, सैंक्शन लगेंगे। क्या हो गया? अल्टीमेटली यूएस ने माना कि यस, आपकी स्ट्रैटेजिक शिफ्ट होने में टाइम लगेगा। मैं तो कह रहा हूं, मैं सब कुछ यूएसए से लूंगा, मैं रशिया से सब कुछ लेना बंद कर दूंगा। चलिए, आप 30 साल की रिलायबिलिटी दीजिए मुझे, आज से लेके अगले 30 साल तक आप मेरे लिए रिलायबल हो जाइए। मैं 31वें साल से आपके साथ चलने को तैयार हूँ। भाई साहब, 10 साल तो आप किसी के साथ चलते नहीं है। जी। पाकिस्तान ने सोचा कि हमारे साथ 30-40 साल चल रही है, आपने पल्ला झाड़ दिया। आज पाकिस्तान ना इधर का रहा ना उधर का रहा। वो जिसको हम बोलते हैं ना कि पाकिस्तान का यूक्रेनाइजेशन हो गया, कि ना यूएस के रहे ना रशिया के रहे। अपनी जनता और पिटवा ली, अपने शहर और तोड़वा लिए।
सो अगर हम चाइना की बात करें तो हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ये हमारी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी होनी चाहिए। अपने बलबूते पर हम चाइना के साथ डिफरेंसेस रखेंगे, रिजॉल्व करेंगे, और अगर चाइना हमारे ऊपर लड़ाई इंपोज करेगा तो इस बार हम उसे लड़कर भी दिखाएंगे कि लड़ाई का मतलब क्या होते हैं, जिसका एक बड़ा छोटा सा ट्रेलर चाइना ने गलवान में देख लिया है। क्या सर इसके पहले जो स्थितियां बन रही हैं लद्दाख क्षेत्र में, क्योंकि पिछले 2 सालों में ये स्थिति बन रही है कि कई बार हम बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए कि जब लगता था कि सीमित ही सही लेकिन एक वॉर की स्थिति तो बन ही रही थी। क्या फिर कुछ इस तरह की स्थिति बन सकती है? चाइना कोशिश कर सकता है जबकि पूरी दुनिया की नज़र फिलहाल रूस और यूक्रेन पर लगी हुई है? देखिए, चाइना कोशिश करता आया है, कर रहा है और करता रहेगा। आप मुझे आपने करता आया है, आपको फेमस त्रिशूल वाला इंसिडेंस याद रहेगा। बिल्कुल। जिस तरीके से हम बोलते रहे हिंदी चीनी भाई भाई, तो यहाँ तो पता चला पता नहीं कौन है भाई। वहां तो इस चक्कर में हम फंस गए। कोई बात नहीं, अब वाला समय ले लीजिए, आपके सामने है ले लद्दाख इंसिडेंस। उन्होंने बोला हम भाई साहब 1 महीने की एक्सरसाइज करने आ रहे हैं, विंटर एक्सरसाइज करेंगे हाई ऑल्टीट्यूड में। हमें पता था कि वो एक्सरसाइज करने आ रहे हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्म किया जाता है। बिल्कुल। हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। अब ये कह लीजिए हमने गलती कर दी शायद कि अपनी एक्सरसाइज करने के बाद हम वापस चले जाते हैं, वो वहीं रह जाते हैं। वो श्रीमान जी नहीं, वहां रह भी जाते तो भी मैं अलाउ कर देता, वो आगे बढ़ गए। जी 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 कुछ घंटे के अंदर। अब आप इसे धोखा कहें क्या कहें मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर मानूंगा कि ये हमारे लिए चैलेंज है कि हम कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग में शायद कमजोर रह गए, शायद हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहे। और अगर आज चाइना जिस तरीके के टॉवर्स लगा रहा है, अगर आप उसको मना नहीं कर पा रहे, अगर आप उसको प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर पाएंगे प्रोटेस्ट, लेकिन मैचिंग उससे बढ़िया वाले कैलाश रेंज के ऊपर क्यों नहीं लगा लूं मैं? बिल्कुल भाई चढ़ सकता हूं, चाइना के सोल्जर को बीट कर सकता हूं चढ़ाई में 2.5 घंटे से, कि हम 2.5 घंटे पहले पहुंच गए और उन्होंने जो भी इंस्ट्रूमेंट वहां लगाए थे वो हटाकर हमने वो जगह पर कब्जा कर लिया। और मैजिकल इफेक्ट देखिए, कहने के लिए पूरी दुनिया कह रही, पाकिस्तान कह रहा, कुछ एक्सपर्ट भी कह रहे, आपका सारा डाटा भी कहता है कि जी चाइना इज फार सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ शिप, इन टर्म्स ऑफ एयर, इन टर्म्स ऑफ ये फला ढिकड़ा। भाई साहब हम तो कैलाश रेंज पर बैठकर आ गए, हमने तो कद्दू में तीर मार भी दिया। तुमने क्या किया? तुम्हारे पास पूरा वो था, तुम्हारा कहना था कि जी कैलाश रेंज अनडिस्प्यूटेड है, आपको नहीं होना चाहिए उस पर। हम तो थे वहां, लड़ाई लड़ी आपने? चाइना ने क्यों नहीं लड़ाई लड़ी? उसे मालूम था कि अगर मैन टू मैन कॉम्बैट पर बात आ गई तो गलवान हो जाएगा। और गलवान अगर हो जाएगा तो आप मिसाइल अपनी घर पर रखिए, न्यूक्लियर आप अपने घर पर रखिए, क्योंकि न्यूक्लियर टू न्यूक्लियर आज अगर आप पॉइंट ब्लैंक अगर देखें, यूक्रेन के पास सबसे बड़ी कमी क्या रहेगी जिंदगी की? कि उसने अपने न्यूक्लियर आर्म्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए। बिल्कुल अगर नहीं करे होते तो कौन आज उस पर अटैक करता? क्योंकि डर है ना, खौफ है। भाई हम सारी दुनिया मानती है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक दूसरे के डेटरेंस है, ये वॉर रोकने वाले हैं। बिल्कुल। ये वॉर करने के लिए नहीं बनाए। इसी तरह चाइना के पास कितने भी वेपन आने दीजिए, वो आजकल एम कर रहा है मैं 1000 से ज्यादा कर लूंगा, 2000 कर लूंगा, तो 10,000 कर ले भाई, चलेगा तो एक ही चलेगा, एक। बिल्कुल अगर ऐसा है तो वो चलेगा। अगर एक, तो भाई साहब ये बड़ी बात है कि इधर से भी एक जरूर चलेगा, क्योंकि है आपके पास। इसलिए इनको बोला जाता है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। आप एक दूसरे को तहस नहस करने की पूरी काबिलियत रखते हैं, इसीलिए आप नहीं इस्तेमाल करते। सो अगर हम चाइना की बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं, डिफरेंसेस, हम आफ्टर ऑल 14 राउंड हो गए, नहीं सक्सेसफुल है, क्या बड़ी बात है? अरे 14 राउंड होना क्या कम सक्सेस है? बिल्कुल। 8 राउंड के बाद पेंगेंगशो से पीछे जाना क्या कम सक्सेस है? आप बता दीजिए। तो कुल मिला के
अंत में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सर आपकी बातों से निकला कि हमको यूं ही एक्टिवेट मोड में रहना चाहिए और अपने ताकत पे, हाँ, सुपर एक्टिवेट, सुपर एग्रेसिव। जी 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 जी। उसने, मैं बताता हूँ, उसने लगाया है टॉवर एक जगह मोल्डो के सामने, जी, सॉरी नॉट मोल्डो के सामने, मैं कहूंगा चिशूल के चुशुल, सामने, चुशुल, जी जी, चिशूल के सामने, ठीक है ना। जी। चिशूल मेरी दुखती हुई रग है। एक कंपनी वाइप आउट हुई है मेरी कुमाऊं की, 13 कुमाऊं, जी 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 मेरी दुखती हुई रग है। जी। आपने यहाँ लगाए हैं ना, मैं सिक्किम तक लगाऊंगा। बहुत बढ़िया बात, कर लीजिए आप एस्केलेट। जी। भाई साहब अपनी जगह ही तो लगाऊंगा। अब ये तो वो वाली बात है कि चाइना बोलेगा कि जी अरुणाचल पूरा मेरा है, आप तेजपुर में लगाइए, अरुणाचल में मत लगाइए। तो भाई साहब आज मेरे को रात को सपना आया है कि बीजिंग मेरा है। जी, हमारा एक बंदा गया था वहां से, वो यात्रा कर कर आया था। श्री राम जी की नजर इतनी दूर तक गई थी कि उसने चीन देखा था। तो मैं चीन मेरा है, मैं तो चीन में लगाऊंगा। देखिए ये डिप्लोमेसी होती है, ये एग्रेसिव डिप्लोमेसी होती है, ये शॉर्टकट डिप्लोमेसी होती है कि आप एक बार तेजपुर से पहले भालुकपोंग में आए, आपने एक वो दीवार सी बनाई, आप बोलते हो आज तक ये मेरा है। वो भाई साहब अगर आपका है तो आप वापस क्यों गए? सीधी बात ये। सो इंडिया को एक नए स्तर पर, आप बिल्कुल सही स्तर पर चल रहे हैं इस समय, बट मैं कहता हूं एक नए स्तर पर जाना पड़ेगा। कब तक आप अपने कैरेक्टर में ये बोलते रहेंगे शांति है, शांति है, शांति है। बहुत महत्वपूर्ण बात कर्नल सर आपने कही है, चूंकि आपका बहुत महत्वपूर्ण समय है और बहुत महत्वपूर्ण समय में आपने हमारे लिए समय निकाला, और आपकी बात दूर तो लग जाएगी कि अब हमारा एक्टिवेशन चीन को जवाब देने के लिए वैसा ही होना चाहिए जो चीन के राष्ट्रीय कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा अंश है, और वो ये है, जवाब देना चाहिए, चीन को जवाब देना चाहिए। मुझे नहीं जवाब देना, मैं वो एक्शन लेकर दिखाऊं। बिल्कुल चीन को जवाब देना पड़े कि भाई साहब ऐसा मत 10 करिए, और लगा लिए हैं, जी, अब जी, मुझे और लगाने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कि हम किसी को पहले चेक करें और उसके बाद एक्शन ले, उसके पहले ही हम एक्शन ले लें, और जो हमारी ज़रूरत है, क्योंकि चीन अपने विस्तारवादी नीति से कभी पीछे नहीं हटेगा, और उसके जो राष्ट्रीय सोच है उसमें विस्तारवाद है, और उसमें जो कनिंग फीलिंग है, उस फीलिंग को समझते हुए हमें सुपर एक्टिव मोड में रहना होगा। ये कहना है कर्नल शैलेंद्र का, जो देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। हम इस बात से तारुफ रखते हैं, सहमत हैं, और इसीलिए हम 130 करोड़ देशवासी और इस सरकार से अनुरोध यही करेंगे, हम आपस में यही तय करके इस निश्चय पर पहुंचेंगे कि अगर चीन ने आंख उठाने की कोशिश की है तो वो समझे कि भारत ने उसके हर एक षड्यंत्र को समझ लिया है, और उसका जवाब देने से पहले कुछ ऐसी कार्रवाई कर दी है कि चीन को सुरक्षात्मक रवैया अपनाने पर मजबूर होना पड़े, और शायद यही चीन को जवाब देने का सबसे बेहतर तरीका है। एबी स्टार न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।